Yes, students, in our previous class, we studied about, the emergence of Gupta Empire, who was Sri Gupta, and then his son Chandragupta and Samudragupta, and then Chandragupta II. And we also discussed about the administration of Gupta period, like, the Bhuktis and Desh and Uparika Maharaja and the armies and the village administration. So today we will discuss about the social condition of Gupta period. The people had a happy and peaceful family life. Joint family system was prevalent. Prevalent means फैला हुआ था. Joint family system was prevalent during this time. The condition of women was not so bad. जो वोमेन की सिचुएशन है वो ज़्यादा ख़राब नहीं थी, बट इट बिकेम वर्स ड्यूरिंग द लेटर पीरियड्स. लेकिन बाद के पीरियड्स में ये थोड़ी सी मतलब ख़राब होती गई. चाइल्ड मैरिज एट ऑल्सो स्टार्टेड. एजुकेशन वॉज मोस्टली लिमिटेड टू द अपर क्लास फैमिलीज. जो एजुकेशन थी, एजुकेशन का जो राइट था वो ज़्यादातर जो अपर क्लास फैमिलीज़ थी, यानी कि जो फैमिलीज़ जिनको हम उच्च वर्ग की फैमिलीज़ कहते हैं, तो वहीं तक सीमित हो गई थी, यानी सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ने का अधिकार था. सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स एंड एनिमल fightings were the chief sources of entertainment. Means the people watched the animal fightings to entertain themselves. Economic condition. Now we will discuss about economic condition. Interstate trade. Interstate means state, one state. Interstate trade means the trade between the states, two states, or among the states flourished during this period. Trade was carried on by land and river routes. So they used the routes of land and river. मीन्स कि वो रोडवेज या फिर वाटरवेज का यूज़ करते थे अपने ट्रेड के लिए. इम्पोर्टेंट प्लेसेस लाइक पेशावर नाउ इन पाकिस्तान, मथुरा एंड कौशाम्बी नाउ इन यूपी, एंड ताम्रलिपि, Bengali, Bharuch, Gujarat, and Ujjaini, MP were all connected by roads. ये सारे रोड से कनेक्टेड थे. The rivers namely Ganga, Brahmaputra, Kaveri, Krishna and Godavari provided waterways. और जो waterways provide करते थे वो ये वाली जो rivers हैं. India's important export items were pearls, diamonds, precious stones, garments, ivory products, indigo. ये सारी चीज़ें जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से दूसरे देशों में बेचने के लिए भेजना. यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा में होती थी कि ये दूसरे देशों में भी भेजी जाती थी. द इम्पोर्ट्स इंक्लूडेड. और जो बाहर से हम मंगवाते थे उसमें आता था गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, सिल्क, हॉर्सेज एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ें हम लोग बाहर से मंगवाते थे. इसकी हमारे देश में उस टाइम कमी थी. कमी नहीं कह सकते लेकिन यूज़ ज़्यादा था. ब्रह्मदेश, म्यांमार, जावा, सुमात्रा, दीज आर ऑल कंट्रीज. बाली, चंपा, वियतनाम एंड Cambodia. The name in the brackets are their current names. Were some of the countries with which the foreign trade was carried on. और ये वो कंट्रीज़ थी जहाँ से हम दूसरे देशों से जो सामान मंगवाते थे वो इन्हीं कंट्रीज़ के थ्रू आता था. एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. द फार्मर्स वर द ओनर्स ऑफ द लैंड. जो फार्मर्स थे वो लैंड के ओनर्स थे. प्रोवाइडिंग इरीगेशनल फैसिलिटीज़, वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड. ये सब कुछ बनाया गया था सिंचाई के लिए. इरीगेशनल मीन्स सिंचाई करना. द मेन क्रॉप्स वर व्हीट, राइस, पल्सेस, बार्ले, शुगर केन, कॉटन, जूट, वेजिटेबल. ये सारी चीज़ें उस टाइम मेन जो क्रॉप्स होती थी वो थी. टैक्सेशन रिमेन्ड द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू. और जो टैक्सेशन होता था वही रेवेन्यू क्या होता है, जो टैक्स होता है उसका मेन सोर्स होता था. नाउ रिलीजन.
During this period, the king and most of the people were the followers of Vaishnavism or Shaivism. Means the most of the people were following Vaishnavism or Shaivism. Means शिव के और विष्णु के भक्त थे. They were followers of Buddhism and Jainism as well. There was no conflict among them. उनके बीच में कोई conflict नहीं था. मतलब ये नहीं था कि तुम बुद्ध धर्म के हो और मैं जैन धर्म का हूँ तो आपस में कुछ मतलब झगड़ा हो उनमें या कोई कन्फ्लिक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं था. दे ऑल लिव्ड हारमोनियसली. वो सारे के सारे मिलजुल कर रहते थे. सन वॉज ऑल्सो वर्शिप्ड बाय मैनी पीपल. सन की भी पूजा होती थी. मैनी सन टेम्पल्स वर बिल्ट. बहुत सारे सन टेम्पल्स भी बनाए गए. द किंग्स गेव ग्रांट्स एंड डोनेशंस टू ऑल द रिलीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव. जो राजा होता था सभी को बिना भेदभाव के ग्रांट और डोनेशन देता था, यानी दान किया करता था. It was a period of revival of Hinduism and Sanskrit language, and this period is considered the revival of Hinduism and Sanskrit language. Art and architecture. The art and architecture during the Gupta period was highly developed in all its branches, that is sculpture, painting, temple building, मेटालगी, म्यूज़िक एट्सेट्रा. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस पीरियड के अंदर बहुत अच्छी डेवलप हुई. सारी जो आर्ट है, जो कलाएं हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ टेम्पल और वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ टेम्पल बिल्डिंग. एंड इस पीरियड के दौरान हम जो है मंदिर जो बनने स्टार्ट हो गए थे तो वो हम देखते हैं. इनिशियली देयर यूज टू बी वन रूम टेम्पल. शुरू में तो सिर्फ एक ही कमरे का जो है मंदिर बनाया जाता था जिसमें भगवान की मूर्ति होती थी. वेयर द इमेज ऑफ द मेन डेटी वॉज इंस्टॉल्ड विद द डेकोरेट मेन गेट. डेटी मतलब जो देवी देवता जो भी है वो मेन गेट सजावट के साथ होता था और उसमें उसकी मूर्ति रखी जाती थी. बट लेटर ऑन द size of the templates became larger and larger. लेकिन जो बाद में टेम्पल्स की जो साइज था वो बड़ा होता गया. A small one room temple can be seen near सांची. और जो a small one room temple, एक छोटा वन रूम टेम्पल जो है वो कैन बी सीन, आज भी देखा जा सकता है सांची के पास. और ये है भितारगांव जो कानपुर में है और देवगढ़ झांसी जो झांसी के अंदर है, जो झांसी में था. द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक स्कल्पचर्स. जो टेम्पल्स थे वो बड़े ही सुंदर सुंदर स्कल्पचर क्या होते हैं, जो मतलब मूर्तियाँ होती हैं बनी हुई, तो उसके बने हुए थे डेकोरेट. अजंता एंड एलोरा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र के अंदर जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अजंता और अलोरा की जो केव्स हैं प्रेजेंट द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ पेंटिंग्स एंड स्टोन्स. वो क्या है, सबसे बेस्ट स्पेसिमेन जो है पेंटिंग्स का. स्पेसिमेन क्या होता है, नमूना, ठीक है. वो नमूना पेश करती है पेंटिंग्स का. एंड स्टोन कट टेम्पल्स, और जो स्टोन को काट के जो टेम्पल्स बनाए गए थे उनका. मैनी इमेजेस कंसर्निंग कृष्ण लीला हैव बीन फाउंड इन रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल. और जो कई सारी इमेजेस हैं कंसर्निंग जैसे कृष्ण लीला हैव बीन फाउंड इन रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल. ये बंगाल के रांची डिस्ट्रिक्ट में मिलती है. लार्ज इमेज ऑफ वराहा, और वराहा ये विष्णु के अवतार थे, वराह अवतार. तो इन वराह की जो इमेज है वो जो 4th सेंचुरी में ये अवतार हुआ था. तो इमेजेस ऑफ महावीर स्वामी की इमेजेस, महात्मा बुद्ध की इमेजेस आर सम ऑफ द फाइन एग्जाम्पल ऑफ देयर एक्सेलेंस इन द स्कल्पचर मेकिंग ऑफ दैट पीरियड. तो इनकी जो इमेजेस है उनको हम सबसे अच्छा पीरियड की उस टाइम की सबसे अच्छी पेंटिंग या ये जो स्कल्पचर मेकिंग है उसमें सबसे अच्छी ये जो है मूर्तियां हैं. द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड्स आर्ट, जो इस पीरियड की आर्ट का सबसे सिग्निफिकेंट फीचर है वो क्या है, स्कल्पचर इज दैट देयर आर टोटली फ्री फ्रॉम फॉरेन इम्पैक्ट. कि वो
विदेशों का जो प्रभाव है उससे पूरे तरीके से वो फ्री थे, ठीक है। कोई भी इम्पैक्ट नहीं था उनके ऊपर दूसरे देशों का, बिल्कुल अपने देश की कलाओं से ही बने थे वो। नाउ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। गुप्त पीरियड वॉज द गोल्डन पीरियड फॉर संस्कृत लिटरेचर। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया कि संस्कृत लैंग्वेज का ही इसमें मेन जो है वो उदय हुआ था, और हिंदुइज्म और संस्कृत लैंग्वेज इसी युग के अंदर इम्पोर्टेंस मिली उनको। कालिदास अडोर्न्ड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। जो कालिदास हैं वो चंद्रगुप्त सेकंड की कोर्ट में, अडोर्न का मतलब क्या होता है, उसको डेकोरेट करना, मीन्स कि कालिदास की प्रेजेंस ही चंद्रगुप्त के कोर्ट को डेकोरेट करती थी। ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ द रॉयल कोर्ट, और वो उसके रॉयल कोर्ट में 9 जेम्स में से एक था। हिज मोस्ट फेमस वर्क्स आर अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत, ये एंड मैनी अदर्स। और जो अभी मैंने जो पढ़ी है अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई है। ये शकुंतला की और दुष्यंत की कहानी है, जिनका बेटा भरत था, वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। ये सब कुछ कालिदास ने लिखी थी, ये संस्कृत में लिखी हुई हैं। इनके बहुत सारी जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर इसका अनुवाद भी हुआ है। दिस आर रेंडर्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। एंड भाष कवि जो था, भाष रोट 17 प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस प्ले, ये एक प्ले है। विशाख दत्त भी एक कवि थे, तो उनका जो प्ले है ये मुद्रा राक्षस इज ऑल्सो वेल नोन। ये भी बहुत, ये भाष भी कवि हुए हैं, इनके 17 प्लेज हैं। विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस प्ले है वो भी वेल नोन है। पोएट हरिसेना प्रेज्ड द कन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। जो पोएट हरिसेना था उसने समुद्रगुप्त ने जो लड़ाइयाँ लड़के जो जीत, कन्क्वेस्ट का मतलब होता है विक्ट्री, तो उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रेज की है। अलाहाबाद प्रशस्ति पंडित विष्णु शर्मा's वर्क पंचतंत्र इज फेमस कलेक्शन ऑफ टेल्स विद मोरल टीचिंग्स। ये तो आपको ज़रूर पता होगा, जो पंडित विष्णु शर्मा के जो पंचतंत्र हैं इसकी कहानियाँ तो बच्चों के लिए ही बनी हुई हैं, तो ये तो बहुत, और लास्ट में जो मोरल टीचिंग्स देती हैं ये, जैसे थ्रस्टी क्रो वगैरह, ये सारी की सारी पंचतंत्र की ही कहानियाँ हैं ये, जो लास्ट में हमें एक मॉरल देती हैं, ठीक है। दिस पीरियड सा द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन पाली, प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज एज वेल। और इस पीरियड की में जो पाली, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज है उनको भी इम्पॉर्टेंस मिली। रामायण एंड महाभारत वर ट्रांसलेटेड इनटू तमिल, और जो रामायण और महाभारत है उनको तमिल के अंदर ट्रांसलेट किया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्त पीरियड, जो गुप्त पीरियड का कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज नो लेस, वो भी कम नहीं है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड मैनी अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस वर वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। वो इस पीरियड में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हुई। आर्यभट्ट वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, आर्यभट्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के, जिन्होंने ज़ीरो, हम कहते हैं कि ज़ीरो उन्हीं की वजह से आई थी। It was he who first proved that the earth moves around the sun on its axis and not vice versa. तो जो ये वो पहले आदमी थे जिन्होंने ये प्रूव किया था कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है इसके एक्सिस में, ना कि सन पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। क्योंकि हमें सन चलता हुआ दिखाई देता है तो लोग सोचते थे कि सूरज घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, लेकिन आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है। ही हैड रिटन अ बुक आर्यभट्टियम ऑन मैथमेटिक्स, और मैथ के ऊपर इन्होंने एक बुक भी लिखा है आर्यभट्टियम। द बुक एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट, place value of the digit, introduction of zero, decimal system, and also about triangles and circles. Even the eclipses could easily be predicted. एक्लिप्सिस क्या होते हैं, जो ग्रहण लगते हैं ना, जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हम बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। तो आर्यभट्ट ने जो बुक लिखी थी उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो मैथ से रिलेटेड है ना, स्क्वायर रूट, प्लेस वैल्यू, डिजिट, इंट्रोडक्शन, जीरो, डेसिमल सिस्टम, ये सब कुछ उन्होंने उस बुक में लिखा था,
ठीक है, और इनको बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बोला जाता है। और उनके जो जो सिस्टम उन्होंने बताया था उसके अकॉर्डिंग आराम से हम जो प्रेडिक्टेड क्या होता है, पहले से ही फोरकास्ट करना किसी चीज़ की, जैसे फोरकास्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तो जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है उनकी भी आसानी से जो है की जा सकती है भविष्यवाणी। उसके बाद चरक। चरक a physician wrote Charak Sanghita and Sushrut, a surgeon, wrote Sushrut Sanghita. चरक था जो फिजिशियन था और उसने बुक लिखी थी चरक संहिता, और सुश्रुत ने जो सर्जन था, सर्जन मीन्स जो डॉक्टर सर्जरी करता, ऑपरेशन वगैरह, उन्होंने लिखी थी सुश्रुत संहिता। अब देखिए उस जमाने में फिजिशियन भी थे, उस जमाने में जो है देखिए फिजिशियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, सर्जन भी थे। दियर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड के अंदर साइंस और मेडिकल के अंदर जो उन्होंने तरक्की की, जो उनका योगदान है वो काबिल तारीफ़ है। नागार्जुन वॉज अ फेमस स्कॉलर ऑफ केमिस्ट्री, और जो नागार्जुन था वो केमिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान थे। द रस्ट फ्री आयरन पिलर, जो महरौली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर जो आयरन पिलर बना हुआ है, देखिए उसके आज तक भी उसके जंग नहीं लगा, जबकि वो आयरन का बना हुआ है, तो रस्ट फ्री बोलते हैं उसको। हैज़ नेवर गोट रस्टेड टिल टुडे, आज तक भी उसको रस्ट नहीं लगा। ये सब कुछ केमिस्ट्री की वजह से होता है। तो हमारे देश के अंदर बहुत ही मतलब लोगों को तो बहुत बाद में पता चला जो दूसरी कंट्रीज़ के हैं, हमारे देश में इतने ज़्यादा विद्वान लोग रहते थे कि मैथमेटिशियन भी थे, फिजिशियन भी थे, सर्जन भी थे, केमिस्ट्री के बहुत बड़े स्कॉलर भी थे, ठीक है। और आज तक वैसा कोई बन भी नहीं पाया। द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स अलॉय इज़ फाइन एग्जाम्पल ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी ऑफ गुप्त पीरियड, कि गुप्त के पीरियड के अंदर कितनी अच्छी आयरन टेक्नोलॉजी होती थी, वो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद है गोल्डन एज। गोल्डन एज क्यों बोला जाता है इसको, गुप्त पीरियड को? आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू मस्ट हैव नोटिस द अचीवमेंट्स ऑफ वेरियस गुप्त किंग्स। आपने बहुत सारे राजाओं की, जो गुप्त किंग्स हैं, गुप्त वंश के जो राजा हैं, उनकी अचीवमेंट के बारे में नोटिस किया। इन ऑलमोस्ट ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ, फिर चाहे जीवन का कोई भी पहलू हो। दैट इज़ वाई द गुप्त पीरियड इज़ नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एनिशियंट इंडिया। मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में ही बताया था कि जो गुप्त पीरियड है उसको गोल्डन एज बोला जाता था। इट इज़ ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, पीस एंड ऑर्डर। ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, पीस एंड ऑर्डर, ये तीन चीज़ जो मेन थी जिसने इसको गोल्डन एज बनाया था। देयर वॉज अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। साइंस और लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई इस काल में। गुप्त रूलर्स मेड ग्रेट एफर्ट्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिंदू रिलीजन्स एंड संस्कृत लैंग्वेजेस। ये भी डेवलप्ड हुए, जो हिंदुइज्म है और संस्कृत लैंग्वेज है, इसकी डेवलपमेंट हुई। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज आइडियल एंड हैंस द सब्जेक्ट्स वर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस। इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही आइडियल था, बढ़िया था, तो इसीलिए सभी खुश थे। ब्राह्मण, स्कॉलर्स, सेंट्स एंड वोमेन वर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, इन सब की रिस्पेक्ट होती थी। आर्यभट्ट, Varahamihir, Nagarjun were the famous scholars of this period. Students from faraway places came to study in the universities of Nalanda, Kannauj, Takshila, Ujjain, etc. These are the name of the universities which are situated in India. So the students from different parts of the world came to India to study, and Gupt rulers encouraged the development of agriculture, industry, and trade. They are introduced coins made of silver and gold, means the silver and gold coins were introduced at the first time, for the first time in this period, in Gupt period. So that is why these all are the reasons that Gupt period is, Gupt age, or we can say Gupt period is known as the golden age of ancient India. So the chapter is complete here, and now you should
read the chapter again from the beginning, and you can also learn the keywords of this lesson. After that, we will solve the exercise of this lesson. Till then, bye bye.